चलिए सब लोग साइड हो जाइए, दूर हो जाइए। अरे माताजी, आपको क्या अलग से कहना पड़ेगा। कांस्टेबल पाठक गांव के और परिवार के सभी लोगों को साइड में कर रहे थे। पाठक, आखिर ये कैसे हो सकता है? ये लाश इस पीपल के पेड़ के इस तने पर आखिर लटकी कैसे होगी? इंस्पेक्टर दुबे पीपल पर लटक रही विक्रम की लाश को देख रहे थे। विक्रम मिश्रा, राम सहाय मिश्रा का बड़ा बेटा, जो ललितपुर में रहते थे। राम सहाय एक जमाने में अपने गांव के हेडमास्टर थे और 4 साल पहले ही अपने परिवार, जिसमें वो, उनकी पत्नी सरिता, बड़ा बेटा विक्रम और 17 साल की बेटी आस्था के साथ ललितपुर में शिफ्ट हो गए थे। विक्रम एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था और नोएडा में ही काम करता था। पैसे जोड़कर उसने अपने मम्मी पापा के लिए ललितपुर में घर लिया था। इससे पहले वो सब गोरखपुर में रहते थे। घर काफी सस्ते दाम में मिल रहा था और जगह भी अच्छी थी। खैर, उन्हें वहां पर रहते हुए 4 साल हो चुके थे, पर वहां पर कभी भी कुछ ऐसा अजीब नहीं हुआ था। ये जरूर था कि गांव के सभी लोग उनसे थोड़ा अलग बर्ताव करते थे। विक्रम ज्यादातर नोएडा में ही रहता था और छुट्टियों में घर आता था, और हमेशा की तरह इस बार भी वो अपनी छुट्टियों में घर आया हुआ था। अभी उसे आए बस 3 ही दिन हुए थे, पर जब से वो आया था उसके साथ अजीब अजीब सी चीजें हो रही थी। और आज की सुबह जब उसकी माँ आंगन में पानी भर रही थी, तब उसने देखा कि विक्रम की लाश पीपल के पेड़ के तने पर लटक रही थी। ये कैसे हुआ, कब हुआ और क्यों, कोई भी समझ नहीं पा रहा था। घर के सदस्यों से जब भी पुलिस वाले कोई सवाल करते तो वो बस एक ही बात करते, विक्रम के ऊपर कोई ऊपरी साया था। और घर में भी कुछ ऐसा है, क्योंकि पिछले 3 रातों से उन्हें बाहर किसी के नलका चलाने की और पानी के छिड़कने की आवाजें सुनाई देती हैं। और इन्हीं के साथ एक अजीब सी आवाज जो हमेशा घर में गूंजती रहती है। पर कानून इन सब बातों में नहीं मानता था। अपनी पुष्टि के लिए राम सहाय जी ने पंडितों को बुलाया। पंडित आए और उन्होंने यज्ञ करना शुरू किया। पर जैसे जैसे वो मंत्र पढ़ते जा रहे थे, उनके पीछे पीछे एक और आवाज उनके साथ मंत्र पढ़ रही थी। और ये आवाज उन पंडितों से अच्छा और शुद्ध पढ़ रही थी। और अगर उन पंडितों में से किसी भी पंडित से एक हल्का सा भी मंत्र पढ़ने में कोई गलती होती तो उनके गाल पर कोई खींच के तमाचा मारता। इससे वो सारे बेहद डर गए और भाग गए। अगर उनके घर में सुबह अच्छे से पूजा पाठ ना हो तो घर के सभी सदस्यों को डरावने सपने आते थे। विक्रम के जाने का अपार दुख, ऊपर से ये डर, वो काफी तनाव में आ गए थे। इसी बीच आस्था ने ऑनलाइन कहीं पैरानॉर्मल एक्सपर्ट वेदा के बारे में पढ़ा और बिना इंतजार किए उन्हें बुला लिया। राम सहाय जी सुबह सुबह अपना नलका चलाकर पानी भर रहे थे कि तभी एक काले रंग की स्कॉर्पियो उनके घर के सामने आकर रुकी। दरवाजा खुला। नीले रंग की जीन्स पहने, ऊपर से ब्लैक हुडी और नीचे गमबूट, एक इंसान उस कार से बाहर निकला। उसके साथ साथ 2 और लोग निकले। सर, लगता है यही लोकेशन है, राजन ने वेदा से कहा। वेदा आसपास देखते हैं और हाँ में सिर हिलाते हैं। राम सहाय जी वहीं ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर ये सब कौन है। कितनी देर में वेदा उनसे पूछते हैं, अंकल, आस्था जी का घर यही है ना? आस्था जी? ये कौन है जो मेरी बेटी को इतने सम्मान से बुला रहा है, और ये उसे कैसे जानता है? उन्होंने सोचा और कहा, जी हाँ, और मैं उसका पिता हूं। कहिए क्या काम है? इतना सुनने की देर भर थी कि राजन और आर्यन गाड़ी की डिक्की खोलते हैं और उसमें से एकाएक सामान निकालने लगते हैं। अरे भाई, आप कौन हो और मेरी बेटी को कैसे जानते हो?
आस्था, आस्था, देखो ये कौन आया है। राम सहाय जी थोड़ा सहम से गए थे। आस्था अंदर से भागते हुए आई। क्या हुआ बाबूजी? उसने पूछा, और जैसे उसने वेदा की ओर देखा तो उनके पास भागती हुई गई। थैंक यू सो मच सर यहां पर आने के लिए। मैं कब से आपका ही वेट कर रही थी। प्लीज सर हमारी हेल्प करिए। जिसने भी मेरे भाई की जान ली आप उसे छोड़िएगा नहीं। आस्था रुआसी हो गई। वेदा उसे शांत कराते हैं। अरे भाई कोई मुझे भी बताएगा यहां पर क्या हो रहा है। राम सहाय जी के सब्र का बांध टूटा, जिस पर आस्था उन्हें बगल में लेकर गई और कहने लगी, बाबूजी ये पैरानॉर्मल एक्सपर्ट वेदा हैं। इन्होंने बहुत से केसेस सॉल्व किए हैं। ये भूत प्रेतों को चुटकियों में भगा देते हैं और ये हमारी मदद कर सकते हैं ये पता लगाने में कि भैया को किसने मारा। आस्था उन्हें समझा रही थी, पर राम सहाय जी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। पर बेटी के इतना समझाने पर वो उसका दिल नहीं तोड़ना चाहते थे, तो उन्होंने हामी भरी और उन तीनों का स्वागत किया। घर के अंदर आते ही सबसे पहले वेदा घर का मुआयना करते हैं। आर्यन और राजन सोफे पर बैठे चाय पी रहे थे। भैया जी ये आपके सर क्या कर रहे हैं? उनसे कहिए ना चाय ठंडी हो रही है, आकर पी लें। आस्था की मां ने कहा, जिसमें चाय में डूबते बिस्कुट को बचाते हुए आर्यन ने कहा, आंटी जी सर देख रहे हैं कि घर के अंदर कोई साया या बुरी ताकत तो नहीं है ना? वो हमेशा ऐसे ही करते हैं। आप चिंता ना करिए, अभी आ जाएंगे। इतनी देर में सीढ़ियों से उतरते हुए वेदा आए। घर के अंदर तो कुछ नहीं है। आराम से बैठते हुए उन्होंने कहा, तो सर अब क्या करें? राजन ने पूछा। मैं जानता हूं कि इस वक्त आप लोग बहुत दुखों से घिरे हुए हो और हो सकता है इस सवाल के बारे में पूछना आप सबको थोड़ा दुख दे, पर यह पूछना जरूरी है। आस्था जी, आपके भाई का मृत शरीर बाहर पीपल के पेड़ पर लटक रहा था ना? वेदा ने पूछा, जिस पर आस्था ने हां में सिर हिलाया। राजन ऐसा करना कि इस घर के चारों तरफ अपनी मशीन्स फिट कर दो और आर्यन उसमें होने वाली सभी हलचलों को रिकॉर्ड करना और उसे नोट करके मुझे बताना, ठीक है? चाय खत्म कर वो दोनों अपने अपने काम में लग गए और वेदा घर वालों से पूछताछ करने लगे, छोटी से छोटी बातें भी, कि उन्होंने घर कब लिया और कभी ऐसा कुछ हुआ था, कोई ऐसी चीज अनुभव करी हो। इन सभी सवालों का जवाब सिर्फ एक ही चीज पर आकर अटक रहा था कि ये सब चीजें 3 दिन से हो रही हैं, जब से विक्रम यहां आया था। हो सकता है विक्रम के साथ कोई बुरा साया आ गया होगा, पर उसे इतनी बेरहम तरीके से मारना और जैसा घर वालों ने बताया, पंडित जब मंत्रों का जप कर रहे थे तो उनके पीछे पीछे कोई और भी मंत्रों का जप कर रहा था। पर ऐसा कैसे हो सकता है? कहीं ये वो तो नहीं जो मैं सोच रहा हूं? और अगर ये वही हुआ तो मैं इसे कैसे काबू करूंगा? वेदा के अंदर कुछ कुछ डर आ रहा था। खैर उन्हें एक और चीज पता चली थी कि जब से वो यहां आए थे तब से गांव वालों का रवैया उनके लिए काफी अलग सा था, तो वो घर से बाहर निकले। वहीं पर आर्यन और राजन अपना काम कर रहे थे। वेदा बाहर गए और गांव वालों से बातें करने लगे। सब लोग संकोच कर रहे थे, कोई उन्हें कुछ बता नहीं रहा था। पर वहीं पर उन्हें एक बूढ़े आदमी मिले जो उनसे बताने लगे, अरे बेटा तुम्हें क्या बताऊं, ये घर 20 साल से खाली पड़ा है। यहां पर जो भी आया वो ज्यादा देर नहीं टिक पाया, पर किसी के साथ भी ऐसा हादसा कभी भी नहीं हुआ। हम तो खुद ही डरे हुए हैं। वेदा ने इस घर के बारे में, इसके मालिक के बारे में जानने की पूरी कोशिश करी, पर उन्हें कहीं से भी ज्यादा कुछ पता नहीं चला। बस यहां पर सवाल ही सवाल थे जिनका जवाब कहीं भी मिल नहीं रहा था। इतने देर में आस्था भागते हुए आई। सर जल्दी से मेरे साथ चलिए, जो आपके साथ आए थे ना उनको कुछ हो गया है।
इतना सुन वेदा भागते हुए घर पहुंचे, जहां पर एक तखत पर राजन और आर्यन बेहोशी की हालत में पड़े हुए थे। क्या हुआ इन दोनों को? वेदा ने घबराते हुए पूछा। पता नहीं बेटा, ये बाहर अपना काम कर रहे थे, हम घर में ही थे कि तभी हमें इनके गिरने की आवाज आई। ये दोनों वहीं पीपल के पास बेहोश पड़े थे। बेटा, हम नहीं चाहते कि तुम्हारी जान खतरे में आए। तुम सब चले जाओ, हम भी ये घर खाली कर देंगे, चले जाएंगे वापस अपने गांव। वैसे भी अब छीने को बचा क्या है, एक बेटी बची है, उसका भी जल्दी ब्याह हो जाएगा, क्या करेंगे हम? राम सहाय जी रुआसे हो गए। वेदा ने कुछ न कहा। उन्होंने अपने जूते उतारे, बाजुएं ऊपर चढ़ाई और दोनों के सर पर हाथ रख वो कुछ मंत्र बदबदाने लगे। थोड़ी ही देर में उन दोनों को होश आने लगा। ये तो विचित्र हनुमान मंत्र है ना? राम सहाय जी ने पूछा। आप जानते हो इस मंत्र के बारे में? वेदा ने हैरान होते हुए पूछा। बिल्कुल, भले ही मैं हेडमास्टर था, पर हमारे पिताजी विख्यात पंडित थे। उन्होंने मुझे इस मंत्र के बारे में बताया था। इससे वेदा को एक और बात पता चली कि ये फैमिली पंडित फैमिली है। कुछ कुछ कड़ियां मिल रही थी, पर अभी भी राज गहरे धुएं में छुपा हुआ था। आर्यन और राजन को होश आया। तुम दोनों ठीक तो हो ना? आखिर क्या हुआ था बाहर ऐसा? वेदा ने चिंतित होते हुए पूछा, जिस पर आर्यन बोला, पता नहीं सर, मैं तो राजन की हेल्प कर रहा था। जैसे ही मैं पीपल के पास जाकर खड़ा हुआ कि उतनी देर में मुझे एक आवाज सुनाई दी। निर्लज्ज, तुझे इतना भी नहीं पता कि घर में प्रवेश चप्पल उतार कर करते हैं, और पीपल के पेड़ के पास भी चप्पल उतार के आते हैं। और जोर का थप्पड़ मुझे किसी ने मारा। मैंने पीपल के पेड़ की ओर देखा तो उसकी डाल पर बहुत ही खतरनाक कुछ शैतान जैसा बैठा था। बस मैं तो बेहोश ही हो गया। और राजन तुम? वेदा ने पूछा। सर, जैसे ही आर्यन गिरा मैं भागकर इसके पास आया और यही सेम चीज मेरे साथ भी हुई। वेदा सब कुछ सुन रहे थे। उन्हें बहुत सी चीजें समझ आने लगी। आप सभी तो पंडित हैं, आपके घर में तो नियमित पाठ पूजा होता होगा? उन्होंने राम सहाय जी से पूछा। जी हां, पर जब से बेटे की मृत्यु हुई है ना, हम कुछ कर ही नहीं पा रहे। और वो बुरी आत्मा हमें जब बहुत परेशान करने लगती है ना, तो हम पाठ पूजा करना शुरू कर देते हैं, और जैसे ही पाठ पूजा करते हैं सब कुछ ठीक हो जाता है। राम सहाय जी ने कहा। अच्छा, वैसे राम सहाय जी, आपका बेटा कैसे था? क्या वो भी पाठ पूजा करता था? वेदा ने अपना अगला सवाल किया, जिस पर निराशा के साथ राम सहाय जी बोले, क्या बताऊं मैं आपको। पहले वो सब कुछ करता था, पर पिछले कुछ महीनों से पता नहीं उसकी संगति में कुछ हुआ, वो शराब पीने लग गया था। वेदा कुछ देर सोचे और बोले, अच्छा, जब वो यहां पर आया था क्या तब भी ड्रिंक कर रहा था? हाँ, पहले दिन जब आया तो रात को हमारे सामने ही अपनी लाश शर्म बेचकर शराब पीने लगा। राम सहाय जी का गुस्सा निराशा में बदल गया और वेदा वहीं खिड़की के पास जाते हैं। बाहर पीपल के पेड़ की ओर देखते हुए कुछ सोचने लगते हैं। जो मैं सोच रहा हूं, अगर ये वही हैं, तो इस बार तो मेरे भी पसीने छूट जाएंगे। इतनी देर में उन्होंने देखा कि पत्तियों के बीच में से दो लाल सुर्ख आंखें उन्हें देख रही थी, और देखने में ऐसा लग रहा था कि जैसे वो वेदा को चैलेंज कर रही थी।